बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के लेक्चर का जो टाइटल है वो है गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टिक सेल्स। आज के हमारे लेक्चर का जो आउटलाइन है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर जो हमारा मेन टॉपिक है गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, उसकी हम डिफिनीशन भी करेंगे और साथ साथ में उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली अगर हम नाम को भी देख लेते हैं तो नाम से भी जाहिर है कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और जो केमिकल एनर्जी है इसकी इंटर कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। यानी हम केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे कि डिफिनीशन से जाहिर है कि यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जिस तरह के अगर प्रोसेसेस हमारे पास दो हैं तो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी दो किस्म के हैं। पहला जो किस्म है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और दूसरा जो है हमारे पास गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे और उस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ इसके बारे में मैं डिटेल से तो कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो दो प्रोसेस हैं वो सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो सिमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको साथ में हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और लफ्ज़ अगर आप नोट कर लें डिफिनीशन में, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फिर हायर लेवल तक चला जाएगा। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुद ब खुद प्रोसीड नहीं करते। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो खुद ब खुद प्रोसीड नहीं करते, यानी उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एप्लीकेशन की वजह से। डिफिनीशन आपके सामने है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ सेल है जिसको हम वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन में हमने बता दिया था कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एप्लीकेशन से हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए होता है। अब अगर हम क्या करें, हम एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं।
अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराना चाहें तो क्या करेंगे, उसके लिए हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो स्पॉन्टेनियस क्या चीज़ है, जैसे पहले डिस्कस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस का, जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत होती थी, खुद ब खुद वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता था। स्पॉन्टेनियस उसके बिल्कुल क्या है, उसके उलट है, यानी इसमें क्या होगा, ये खुद ब खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है ये वाला रिएक्शन। तो इसमें हम सेटअप सिर्फ करवाएंगे और उसमें खुद ब खुद जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि बेसिकली गैल्वेनिक सेल का पर्पस भी है। तो गैल्वेनिक सेल की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम उसकी किस तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि एक गैल्वेनिक सेल है वो बनाया कैसे जाता है। तो ये डायग्राम आपके सामने है उसका गैल्वेनिक सेल का। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। क्या चीज़ें हैं, मुकम्मल जो सेटअप है उसमें हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। एक हमारे पास लेफ्ट हाफ सेल है, जबकि दूसरा हमारे पास जो है वो राइट हाफ सेल है। और अगर साथ में आप देख लें तो एक हाफ सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और दूसरे हाफ सेल में हमारे पास जो है वो दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। जो लेफ्ट की तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट हाफ सेल में, उसको हम एनोड कहते हैं, और जो राइट हाफ सेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यहाँ पर एनोड भी हमारे पास मेटल का ही होगा और कैथोड भी हमारे पास मेटल का ही होगा, दोनों मेटल के होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ये ज़रूर नोट कर लें कि यहाँ पर जो मेटल हम यूज़ करेंगे, दो किस्म के मेटल्स, उसमें एक लेस नोबल मेटल होगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन ईजीली होगी। जो लेस नोबल मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन ईजिली हो सकेगी, वो यानी रिएक्शन प्रोन होगा, उस पर ईजिली रिएक्शन हो सकेगा। जबकि दूसरा हमारे पास जो होगा वो मोर नोबल मेटल होगा और उस पर रिएक्शन ईजिली नहीं हो सकेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो दो मेटल सेलेक्ट किए हैं, एनोड के लिए हमने सेलेक्ट किया है जिंक, और कैथोड के लिए जो है हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, कॉपर है। कॉपर जो है वो मोर नोबल है, और जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोन है, रिएक्शन प्रोन है, वो लेस नोबल मेटल है। तो इस तरह ये जो दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, इसको हम एक्सटर्नली एक मेटेलिक वायर के ज़रिए क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसी मेटेलिक वायर में बेसिकली हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो करेंगे। इसके बाद अगर आप देख लें, जिस लेफ्ट सेल, अगर आप लेफ्ट हाफ सेल की तरफ देखेंगे जिसमें जिंक हमने डिप किया हुआ है, वहाँ पर हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है। वो बेसिकली कौन सा सोल्यूशन होगा, जो मेटल है हमारे पास उसी मेटल का कोई सोल्यूशन हमारे पास होगा। जैसे यहाँ पर जिंक है तो इसमें हमारे पास कंसंट्रेटेड जिंक सल्फेट का 1 मोलर यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हमारे पास होगा। जबकि जो राइट हाफ सेल में हमारे पास जो है कॉपर है, तो उसमें सोल्यूशन भी हमारे पास कॉपर रिलेटेड होगा, तो उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का भी हमारे पास कंसंट्रेटेड 1 मोलर सोल्यूशन होता है हमारे पास। अब अगर आप देख लें, इन दो हाफ सेल को दरमियान में हमने एक यू शेप मटेरियल से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये जो यू शेप का मटेरियल है हमारे पास, ये बेसिकली एक सेमी परमिएबल केमिकल होता है। क्या चीज़ होती है ये, सेमी परमिएबल केमिकल। सेमी परमिएबल का मतलब यहाँ पर कोई लाइट से रिलेटेड परमिएबिलिटी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है वो बेसिकली आयंस फ्लो की बात हो रही है कि ये सेमी परमिएबल जो केमिकल हमारे पास है, ये कुछ आयन को तो फ्लो करने देगा लेकिन कुछ को ये फ्लो करने नहीं देगा। यहाँ पर जो हमने सेमी परमिएबल केमिकल यूज़ किया है उसको हमने नाम दिया हुआ है बेसिकली साल्ट ब्रिज, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली दोनों हाफ सेल्स में ये आयंस की जो मिकदार है उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो यहाँ पर आप ये एक बात ज़रूर नोट कर लें
जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बिल्कुल ऑपोजिट है, वो ये है कि जहाँ पर हमारे पास जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जो कैथोड है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता था और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता था। ये क्यों होता है इस पर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे, वहाँ आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन ये एक बात आप ज़रूर याद कर लें कि एनोड बेसिकली वो इलेक्ट्रोड होता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा उसको हम क्या कहते होंगे, एनोड कहते होंगे, और जहां पर रिडक्शन प्रोसेस होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। तो यहां पर रिडक्शन जो है वो कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड उस पर होता है, इसलिए हम उसे कैथोड कहते हैं, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसलिए हमने उसे एनोड कहा हुआ है। इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्यों उलट आए हुए हैं वो इंशाल्लाह आगे आप समझ जाएंगे। इसके बाद अगर आप देख लें जो इसका जो दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने वाला मेटेलिक वायर है उसके बीच हमारे पास लगा हुआ है क्या चीज़, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लो को वो डिटेक्ट करेगा कि आया अब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। तो ये हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी गैल्वेनिक सेल, उसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद जाते हैं हम बेसिकली एक्सप्लेनेशन की तरफ कि कैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये अगर आप देख लें, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया हुआ था कि इस पे जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस जिसके लिए कोई बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही ये सेटअप हम लगाएंगे ये रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये सारा सेटअप हमारे पास हो जाता है तो ये जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है लेफ्ट हाफ सेल में ये डिकम्पोज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। किस चीज़ में, क्योंकि जिंक इसमें मेटल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज यानी जिंक आयन बन जाएगा और बाकी जो पार्ट है वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो भी कॉपर उसमें चूंकि मेटल है तो उसके जो है वो पॉजिटिव आयन्स उनके बन जाएंगे कॉपर आयन, और इस तरह सल्फेट आयन उसमें भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर ये दरमियान में जो साल्ट ब्रिज अगर आप देख लें, इस साल्ट ब्रिज के जो एंड्स हैं वो एंड्स को हमने क्या किया है, वो कॉटन से हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है। कॉटन से क्यों ब्लॉक किया है, कॉटन से इसीलिए हमने ब्लॉक किया है कि यहाँ से अभी कुछ जो हम चाहते हैं जो आयंस वो इससे पास हो जाएंगे और जो हम चाहते हैं कि रुक जाएं वो अपने सोल्यूशन में रुक जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली जो जिंक के आयंस हैं वो साल्ट ब्रिज के ज़रिए वो पास हो सकते हैं। जैसे पहले हमने सेमी परमिएबिलिटी की बात की थी, जबकि कॉपर की जो आयन है, कॉपर क्योंकि नोबल मेटल है उसके आयन इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो इसमें क्या है वो इसमें फ्लो नहीं कर सकेंगे। जिंक के जो है वो इसमें फ्लो कर सकेंगे। तो जिंक के जो है आयन्स वो साल्ट ब्रिज के जरिए फ्रॉम लेफ्ट हाफ सेल टू राइट हाफ सेल की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। जबकि जैसे पहले भी हमने बात की थी कि ये साल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयन के लिए यूज होगा, तो इस वजह से जो राइट हाफ सेल के जो सल्फेट आयन हैं वो भी साल्ट ब्रिज के जरिए फ्रॉम राइट हाफ सेल टूवर्ड्स लेफ्ट हाफ सेल वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से लेफ्ट हाफ सेल में सिर्फ सल्फेट आयन रह जाएंगे, यानी मैक्सिमम सल्फेट आयन हमारे पास होंगे, और जो लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल है उसमें कॉपर के आयन हमारे पास रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हाफ सेल में जो सल्फेट आयन है ये सल्फेट आयन मूव कर लेंगे किस चीज़ की तरफ, जो हमारे पास जिंक एनोड है, जिंक मेटल जो हमने डिप किया हुआ है ये उस तरफ मूव कर लेंगे और वहां से ये जिंक को क्या कर लेंगे, जिंक को ये आयोनाइज करना शुरू कर लेंगे और जिंक वहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट
हो जाएगा। चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो रिएक्शन एट एनोड जो है वो कुछ यूं होगा कि एनोड पर हमारे पास जिंक ऑलरेडी मौजूद था, तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइब्रेट कर दिए हैं। तो ये प्रोसेस चूंकि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया था, एनोड नाम दिया था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर एनोड पर आया हुआ है, ये भी इसी वजह से है कि यहाँ पर अभी जब 2 इलेक्ट्रॉन हर एक जिंक एटम से आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोमिनेंट कर जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हर एक जिंक एटम से जो लाइब्रेट हुए हैं वो एक्सटर्नल वायर के ज़रिए क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो कैथोड जो कि कॉपर है, वहां पर सोल्यूशन में हमारे पास क्या मौजूद है, कॉपर आयन मौजूद हैं। तो कॉपर आयन जो है वो कॉपर की तरफ मूव करेंगे और वहां जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आए हुए हैं, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ये वहां से क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, और कॉपर आयन जो है वो बेसिकली कॉपर में कन्वर्ट होकर ये कॉपर कैथोड पर वो जमा करना शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड हमारे पास क्या होगा, कॉपर आयन जो है वो सोल्यूशन से आएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आए हुए हैं उनको रिसीव करके वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कैथोड पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसको हम रिडक्शन का प्रोसेस नाम देते हैं, रिडक्शन प्रोसेस का। तो रिडक्शन का प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पर होगा वो पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि उसको हम कैथोड का नाम देते हैं। और अब चूंकि यहाँ पर ये कॉपर के जो पॉजिटिव आयन है वो आकर जमा होना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई हो जाती है। इस वजह से ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो कैथोड हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। अब अगर आप देख लें, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया है और ये लगातार मूवमेंट शुरू कर रहे होंगे जब तक ये जिंक इस जिंक सल्फेट में डिप होगा, और ये सेटअप हमारे पास जब तक ऐसे ही रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट को गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर के दरमियान, और इसी केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी वजह से हम इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा, एब्रप्टली जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं करते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी आपको मालूम होगा, 0332924932 तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वस्सलाम।